to all. Today we are going to start chapter 3 of accountancy, that is goodwill, its nature and valuation. After going through today's video, you will be able to understand the meaning of goodwill, its nature and need for valuing goodwill. So let us start. First, what do you mean by goodwill? You have learned in class 11 that goodwill is an intangible asset. It is the asset which puts the firm in an advantageous position due to its past effort. The effort which has put by the firm in the past, it helps the firm to earn higher profit than its competitor, and the reason they earn the higher profit is the goodwill of the firm. For example, if a firm has given a best services to its customer, then the customer will definitely come back to the firm, because of which the profit of the sales of the firm will increase, and since the sale increase, it will increase the profit, and thus the firm will earn higher profit than its competitor because of their efforts, and that higher profit earned by the firm is due to the goodwill. We can also say, if the firm or an organization want to sell their business, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस बेचना चाहती है और जब उसे अपने बिजनेस के लिए अपने एसेट की वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी अगर सपोज हम दो फर्म की बात कर रहे हैं, फर्म ए और बी अपना बिजनेस बेचना चाहती है। फर्म ए जो है वो एक रेप्यूटेड फर्म है जिसका मार्केट में बहुत नाम है, और फर्म बी एक ऐसी फर्म है जिसको आप नहीं जानते, आपने उस फर्म का नाम नहीं सुना है। दोनों फर्म की जो एसेट है जिसको सपोज आप खरीदना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए एक ऐसी फर्म है जिसका नाम बहुत है मार्केट में, और फर्म भी एक ऐसी फर्म है जिसका आपने मोस्टली नाम नहीं सुना, बहुत कम लोग उस फर्म को जानते हैं। और दोनों फर्म की जो नेट एसेट है, यानी एसेट की जो वैल्यू है, यानी आप अगर बिजनेस खरीद रहे हो तो आप उनकी नेट एसेट खरीदोगे। नेट एसेट मीन्स टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो अगर आप उनकी एसेट नेट एसेट खरीदना चाहते हो, और दोनों फर्म की नेट एसेट 10 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़ है, बट फर्म ए अपने रेपुटेशन के वजह से आपसे 11 लाख रुपए मांग रहा है, जबकि आपको जो एसेट मिल रही है वो 10 लाख रुपीज़ की मिल रही है, और फर्म जो बी जो है वो रेडी है आपको अपना बिजनेस 10 लाख रुपीज़ में बेचने के लिए। तो आप एज अ बायर कौन से फर्म को खरीदना चाहोगे, फर्म ए या फर्म बी? इफ you are a good business person, you will definitely go to firm A. Reason, because firm A has reputation in the market, and because of which you will be able to earn higher profit in the future. जबकि फर्म बी को लोग नहीं जानते, और अगर आप आज उनका बिजनेस कम पैसे देके खरीद लोगे तो भी आप फ्यूचर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने फर्म की रेपुटेशन बनाने के लिए, जबकि आपको फर्म ए की जो रेपुटेशन है पहले से बनी हुई है, और आप अगर उसे एक्स्ट्रा पैसा देके भी खरीदोगे तो भी आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि जो रेपुटेशन फर्म में अपने पास्ट एफर्ट से कमाई है उससे आप फ्यूचर में ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। सो इवन इफ़ यू आर गोइंग टू पे 11 लाख रुपीज़, द एक्स्ट्रा अमाउंट you will pay, that is because of the goodwill of the firm. So we can say goodwill is that amount which a firm get extra than its net asset because of its efforts which they have put in their business.
Let us see certain features of goodwill. First feature of goodwill is that it is an intangible asset. The asset which does not has any physical existence. It is the asset which can be only felt but cannot be seen. Second, it does not have any existence separate from that of an enterprises. गुडविल की पहचान ही एंटरप्राइजेस के साथ है, यानी उसका सेपरेटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. फर्म है तो गुडविल है, और अगर फर्म नहीं है तो गुडविल नहीं है. अगर हम बात करते हैं किसी इंडस्ट्री की, रिलायंस इंडस्ट्री की, तो फर्म के साथ ही उसकी गुडविल जुड़ी हुई है. अगर फर्म को हम हटा देते हैं तो जो वर्कर्स है या फिर जो मैनेजमेंट है, अगर वो फर्म से अलग हो जाते हैं तो उनकी गुडविल कुछ नहीं है. तो रेपुटेशन और गुडविल एग्जिस्ट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्राइज. देन नेक्स्ट, it helps in earning higher profit. It is the goodwill which bring back the consumer to the firm. It is the goodwill that will make the consumer to come back to you and purchase the good from the firm, because of which the sales of the firm will increase, and if the sales increase, there will be increase in the profit, and indirectly it will increase your reputation in the market. Thus, goodwill helps in earning higher profit. Then it is an attractive force. Goodwill is that force which attract the consumer towards your market, towards your enterprise. गुडविल एक ऐसा फोर्स है जो कंज्यूमर को आपकी तरफ खींचता है. बिकॉज गुडविल अर्न करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं. अगर आप अच्छे एफर्ट्स करोगे, कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज दोगे और को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर आपके फर्म के पास से अट्रैक्ट होंगे और बार बार आपके फर्म में ही आएंगे टू बाय द प्रोडक्ट्स. दैट्स वाई गुडविल एक ऐसी फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को टूवर्ड्स योर फर्म. देन वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव. We will not be able to specifically define in terms of money what is the value of goodwill. It means it is subjective. It depends upon the method which is used by the firm for the valuation of goodwill. We can't say कि इस फर्म की गुडविल की वैल्यू इतने रुपीज़ है. हम ऐसे किसी भी फर्म की गुडविल की वैल्यू किसी फिक्स टर्म में नहीं बता सकते. गुडविल किसी भी फर्म की डिपेंड करती है उस फर्म के गुडविल के कैलकुलेट करने के मेथड पे, और हर एक फर्म अलग अलग मेथड यूज़ कर सकता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द फीचर ऑफ गुडविल इज इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव. नाउ व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे गुडविल का वो भी पार्टनरशिप के लिए ही देखेंगे. दैट्स व्हाई लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट, देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम पे हमें गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी. रीज़न, सपोज वी से देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C. अगर A, B और C 3 पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को 1:1:1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे. अब ये डिसाइड करते हैं कि अब फ्यूचर में हम प्रॉफिट जो है, रेशियो जो है प्रॉफिट का वो चेंज करेंगे, और अब जो नया रेशियो होगा वो होगा 2:1:1. यानी जो ओल्ड रेशियो था वो था 1:1:1, और जो न्यू रेशियो है वो है 2:1:1. यानी
पहले जो प्रॉफिट होता था वो 3 हिस्सों में बांट के, यानी यू यूज टू डिवाइड दैट प्रॉफिट इनटू 3 पार्ट एंड ईच पार्टनर वाज गेटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट, इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, यानी तीनों पार्टनर को इक्वल शेयर मिल रहा था प्रॉफिट में, 1:1:1 के शेयर में। यानी आप टोटल प्रॉफिट के 3 हिस्से कर रहे थे और तीनों पार्टनर को इक्वली बांट रहे थे। बट अब आपने डिसाइड किया है टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का आपने सोचा है और नया रेशियो रखा है 2:1:1। यानी पहले जहाँ पे आप प्रॉफिट के 3 हिस्से कर रहे थे, अब आप प्रॉफिट के 4 हिस्से कर रहे हो, और 4 हिस्से करके 2 हिस्से ए को दिए जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए एक हिस्से आप बी और सी को दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं तो कुछ पार्टनर होते हैं जिनको चेंज की वजह से गेन होता है, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर, यानी कुछ हिस्सा वो अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो आज तक जो फर्म की पोजीशन है वो उनके प्रीवियस एफर्ट्स की वजह से थी, और वो प्रीवियस एफर्ट्स जब वो दे रहे थे फर्म में तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था। तो अगर आप आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हो तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपेंसेशन देना होगा। अगर वो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना चाहता है, यानी एक्स्ट्रा शेयर लेना चाहता है प्रॉफिट में, तो उस एक्स्ट्रा शेयर के लिए उसे आज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेशन देना होगा, और वो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। So this is one of the reason for valuation of goodwill, that is change in profit sharing ratio. First is change in profit sharing ratio. Now if we talk about next reason for valuation of goodwill, so that is when a new partner is admitted. Let us see this with the help of an example. अगर हम फिर से बात करते हैं तो पार्टनरशिप में सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, देयर वर 2 पार्टनर ए और बी जो इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यानी जो भी प्रॉफिट होता था वो 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। सपोज प्रॉफिट अगर 30,000 रुपये का हुआ है तो 15,000 ए ले रहा था और 15,000 बी ले रहा था। Yes, they used to distribute this profit equally, that is in the ratio of 1:1, 15,000 and 15,000. Now if they admit C in their partnership, अगर वो C को भी पार्टनरशिप में लाते हैं और C को भी इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड करते हैं कि अब जो प्रॉफिट है वो A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो इसका मतलब क्या है, पहले जो प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब उस प्रॉफिट के 3 हिस्से होके 3 शेयर होके वो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़ वी टेक सेम प्रॉफिट दैट इज़ 30,000, तो पहले जो 30,000 के 2 पार्ट्स हो रहे थे, अब उसके 3 पार्ट्स होंगे और तीनों पार्टनर्स के शेयर आएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए और बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो इस सेक्रीफाइस के लिए सी अगर पार्टनरशिप में आ रहा है तो वो पहले से सेट जो बिजनेस है, पहले से ए और बी ने जिस बिजनेस को जिस पोजीशन पे लाया है वो उसी पोजीशन पे आके प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर रहा है, यानी उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए पास्ट में। तो अगर उसे एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप में, इसका मतलब ये है ए और बी अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करके सी को दे रहे हैं, एंड दैट्स वाई
C will pay them compensation in the form of goodwill, and this is one of the reason for valuation of goodwill. So गुडविल पे वैल्यूएशन के लिए एक रीज़न है, जब हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं पार्टनरशिप में, एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल to give the compensation to the old partners, that is the partners who have brought the firm in that position, which the incoming partner will share without putting any extra efforts. Now next reason, when a partner retires or die. If any partner retires from a firm, then the old remaining partner will be in the state of gain. अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, लेट अस सी अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि 3 पार्टनर है ए बी सी जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में, एंड इफ अगेन वी टेक कि प्रॉफिट 30,000 था तो तीनों के हिस्से में 10,000 10,000 10,000 रुपये आए थे। अब सपोज सी जो है वो रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से, यानी अब पार्टनर कितने बचे फर्म में, 2 ए और बी, यानी अब ए और बी जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली शेयर करेंगे, यानी पहले जिस प्रॉफिट के 3 हिस्से हो रहे थे अब उस प्रॉफिट के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, और वो 2 हिस्से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए और बी में इक्वली। सपोज द प्रॉफिट इज 30,000, तो पहले 10,000 सबके हिस्से में आ रहे थे, अब 2 पार्टनर रह गए तो दोनों के हिस्से में आएंगे 15,000 एंड 15,000। इट मीन्स सी के जाने की वजह से ए और बी को प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, बट वो जो गेन हुआ है दैट गेन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स, और पास्ट एफर्ट्स में सी भी था, तो दैट्स वाई अगर आज सी रिटायर हो रहा है तो एज अ कॉम्पेंसेशन जो गेनिंग पार्टनर है जिसको उससे उसके रिटायरमेंट से बेनिफिट हो रहा है, तो वो पार्टनर सी को कंपेंसेशन देके, और वो कंपेंसेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, एंड दैट्स वाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ लास्ट रीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, यानी जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म को बेचना चाहते हो उस टाइम पे आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। रीज़न, जब कोई पर्सन आपके बिजनेस को खरीदेगा तो अगर वो पर्सन आपका बिजनेस नहीं खरीदता और एक नया सेटअप लाएगा तो उसे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने देखा है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। तो सबसे पहले जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहते हुए सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हो मार्केट में। और सेकंड में आता है प्रॉफिट, यानी कुछ समय बाद जब आप अपने आप को सेट कर लेते हो, यानी 1 साल 1.5 साल बाद आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हो। बट जब आप किसी का बिजनेस जो पहले से ही चल रहा है, जो पहले से ही सेट है, ऐसे बिजनेस को अगर आप खरीदते हो तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर सर्वाइवल, यू आर डायरेक्टली इन द स्टेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, यानी आपको अब बिठा बिठाया बिजनेस मिल रहा है, तो अगर आप ऐसा बिजनेस किसी से ले रहे हो तो यू हैव टू पे देम कंपेंसेशन द एक्स्ट्रा अमाउंट देन द नेट एसेट विच यू आर गोइंग टू परचेज, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज द goodwill, and this is one of the reason for the valuation of goodwill. So these were certain reasons for valuation of goodwill. In our next video we will see various factors affecting goodwill and what are the various methods for valuation of goodwill. Thank you.